सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 25 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर मिनिस्टर भूपिंदर यादव ने लॉन्च किया है नेटिव फूड मैटर इनिशिएटिव। कहां पर? तो ये गोवर्धन इको विलेज। कहां पर ये स्थित है? तो पालघर में स्थित है। और पालघर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। समझ लीजिए, इस क्वेश्चन के जरिए ही आपको इसके इनिशिएटिव के बारे में जान लेना चाहिए। अब ये इनिशिएटिव, अब भूपेंद्र यादव जी कौन से मिनिस्टर हैं? तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ये मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही लॉन्च किया है। अब विलेज कैसा है? तो इको विलेज है, यानी गोवर्धन इको विलेज है। और कहाँ पर है? पालघर, महाराष्ट्र में है। अब अगर इसके एम की बात करें, तो यानी इसका मकसद क्या है? तो ट्रेडिशनल ग्रेन जैसे कि जो मिलेट है, उसको वापस डेली डाइट का पार्ट बनाना चाह रही है। मैं बता दूं आपको कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले भविष्य में जो रेगुलर अनाज है, उनकी कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब उस कारण से आपको मोटे अनाज पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, और मोटा अनाज खाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके शरीर के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए अब लोग इस पर शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। अब अवेयरनेस ड्राइव का नाम क्या है? तो मेरी माटी मेरी थाली और पोषण सखा सखी है। अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी ये इनिशियल बेसिस पर है। अगर ये प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होता है तो सभी जगह लागू कर दिया जाएगा। सीज़नल वेजिटेबल्स मैप किए जा रहे हैं। उसी तरह से और एक स्पेशल पालघर थाली इंट्रोड्यूस की गई है कम्युनिटी कैफ़े में। भूपेंद्र यादव ने और भी चीज़ें कुछ हाइलाइट की है, जिसमें कि ई-वेस्ट को मेजर चैलेंज है, और गोवर्धन इको विलेज का कंट्रीब्यूशन एनर्जी सेविंग, वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इस सवाल को देखते हैं। तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है, दूसरा भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तीसरा भी बिल्कुल सही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, चौथा भी बिल्कुल सही है और पाँचवाँ भी बिल्कुल सही है। यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। याद रखिएगा, आपको यहाँ से 2 मैं याद करा देता हूँ, एक पालघाट और दूसरा बोरघाट। देखिए, पालघाट को दूसरे नाम से जाना जाता है, पलक्कड़ गैप से भी जाना जाता है। अब ये एक नेचुरल माउंटेन पास है जो वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है केरला और तमिलनाडु से साउथ वेस्टर्न इंडिया में। इंपॉर्टेंट सवाल है, एज इट इज सवाल पूछा गया है आपसे एग्जाम में। वहीं अगर भोर घाट की बात करें तो एक माउंटेन पैसेज है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और एक की ट्रांसपोर्ट रूट है जो कि मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है रोड और रेल के थ्रू। तो इन दोनों का नाम भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया का 8 कोर इंडस्ट्री जो है 13 महीने के सबसे हाई ग्रोथ पर दिखा है, और 6.30% का अगस्त में। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि इंडस्ट्री ऑफ यानी आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको बता दें कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये इंडेक्स है इंडिया में जो रिफ्लेक्ट करता है वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर के ग्रोथ को। अब उसमें कौन कौन सा इंक्लूडेड है? माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग। अब इनमें से भी टोटल कितने कोर सेक्टर होते हैं? तो टोटल आपके पास 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। अब ये जो डेटा है, इसको पब्लिश करने वाली संस्था है। अब ये हर महीने पब्लिश किया जाता है, तो आपको डेटा याद नहीं रखना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस आपको उतना ही याद रखना है, क्योंकि हर महीने डेटा बदलते रहता है, तो डेटा पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ये पब्लिश किया जाता है हर महीने, और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा। एनएसओ क्या है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। अब अगर एनएसओ की बात करें तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि एनएसओ के बारे में मैं लिख देता हूँ। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली है, वहीं इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है? तो 12 जुलाई 2006 में इसका फॉर्मेशन किया गया है। वहीं पर अगर इसके जो अभी हेड हैं, उनकी अगर हम बात करें यानी चेयरमैन कौन है? तो राजीव लक्ष्मण साहब हैं। उनका नाम याद कर लीजिएगा, कई बार न्यूज़ में रहते हैं। तो राजीव लक्ष्मण का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी की बात की जा रही है। इसके मंत्री कौन है? इनका भी नाम बहुत चर्चित रहता है, तो राव इंदरजीत सिंह इनका नाम होता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब जो है, अब आपको बता दें कि जो बेस ईयर होता है, अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है यहाँ से, तो ये आपका जो करंट बेस ईयर है वो कितना है? 2011-12 है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, वो टोटल 40.27% अपना वेट रखते हैं आइटम का, किसमें? इन जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है। अब आठों कार्स कोर सेक्टर का नाम याद कर लीजिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स है।
अब जिसका-जिसका महीना में बढ़ेगा, घटेगा, यानी कि जिस परसेंटेज वाइज़ घट रहा है, बढ़ रहा है, ये आपको चेक नहीं करना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अब आइए न्यूज़ क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जो इसका वेट है 40.27% होता है पूरे आइटम का मिला के। अगर अगस्त की ग्रोथ देखें तो 6.3% है, जो 13 महीने के पिछले उछले स्तर पर है। वहीं जुलाई की ग्रोथ देखिएगा तो 3.7% थी मात्र। वहीं अगर क्युमुलेटिव ग्रोथ की बात करें तो 2.8% है, और वो भी किस चीज़ के लिए, तो ईयर ऑन ईयर है। अब क्युमुलेटिव ग्रोथ क्या होता है, तो एक परसेंटेज इंक्रीज़ होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी सरकार एक टाइम डिसाइड करती है, जैसे बेस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से क्युमुलेटिव ग्रोथ को मेज़र करना किया जाता है। अब 8 कोर सेक्टर हैं, इनका नाम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब इस यानी ये जो मंथली जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है अगस्त का, उसमें अगर पॉजिटिव ड्राइवर्स को देखेंगे तो इसमें स्टील, कोयला और सीमेंट है। वहीं जो लैगिंग सेक्टर है, यानी पीछे कौन चल रहे हैं, तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र पीछे हैं। अब अगर इंडस्ट्रियल रिकवरी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में रिकवरी भी देखा गया है। चलिए, तो आपने अगर लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को करिए, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री से संबंधित कौन सी बातें सही है, तो मॉस्पी एनएसओ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 8 मेजर आउटपुट है, कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और जो टोटल वेट है ये कितना कैरी करता है, तो 40.27% करता है। ठीक है, 40% दिया हुआ है, गलत नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर में आईसीएआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मैत्री 2.0 लॉन्च किया गया है, और ये दूसरा एडिशन है ब्राज़ील इंडिया का एग्रीटेक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। अब आइए इस न्यूज़ को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आईसीएआर है क्या? तो आईसीएआर यानी कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका पुराना नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको मत याद करिएगा, जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। अब इसका मोटो क्या है, तो एग्री रिसर्च विथ अ ह्यूमन टच। देखिए, मोटो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, इसलिए सब कुछ पढ़ाना ज़रूरी है। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 की इस स्थापना की गई थी। वहीं अगर इसके प्रेज़िडेंट की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होता है इसका जो प्रेज़िडेंट होता है, और डायरेक्टर की बात करें तो मंगी लाल जाट साहब हैं इसके जो डायरेक्टर हैं। वहीं अगर ब्राज़ील से संबंधित बातें आई हैं तो ब्राज़ील के बारे में भी जान लीजिए कि कैपिटल ब्राज़ीलिया है। वहीं अगर प्रेज़िडेंट की बात करें तो लूला दा सिल्वा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और कॉन्टिनेंट कौन-सा है, तो साउथ अमेरिका है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आइए न्यूज़ को पढ़ते हैं कि न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है। तो देखिए, मैत्री 2.0 इंडिया और ब्राज़ील के बीच का सेकंड एडिशन है। किसका, जो एग्रीटेक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है उसके लिए। अब इसको लॉन्च किया गया है आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एग्रीटेक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, तो एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट करना दोनों देशों में, ये इसका मकसद है। वहीं टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया जाएगा, नॉलेज शेयरिंग किया जाएगा और इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर फोकस एरिया की बात करें तो सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्री इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी के बारे में फोकस्ड होगा। मतलब ये प्रोग्राम इंडिया ब्राज़ील के बायलैटरल कोऑपरेशन को एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम याद रख लेना होगा। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी अपने मामा की बात हो रही। चलिए अब क्वेश्चन को कर लीजिए। मैत्री 2.0 से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं? तो ये दूसरा एडिशन है, बिल्कुल सही है। आईसीएआर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। अब ये प्रोग्राम जो है प्रमोट करेगा एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन इंडिया और ब्राज़ील दोनों में। वहीं फैसिलिटेट करेगा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, नॉलेज शेयरिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट को, ये भी सही है। और मैत्री 2.0 स्ट्रेंथन करता है बायलैटरल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्री इनोवेशंस और फूड सिक्योरिटी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर सेंटर ने लॉन्च किया है नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ताकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अवार्ड दिया जा सके। लेकिन इससे पहले आपको आयुष के बारे में जान लेना चाहिए। तो आयुष मैंने कई बार बता रखा है आपको, तो आयुष का मतलब क्या होता है कि ये एंशिएंट इंडियन सिस्टम मेडिसिन का एक्रोनिम है, यानी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। अब इसको आयुष मिनिस्ट्री रेफर करता है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है और जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 9 नवंबर 2014 को। अगर बात करें कि आयुष मिनिस्टर कौन है, तो ये भी नाम याद कर लीजिए आप। तो इनका नाम मैं लिख देता हूँ कि इनका नाम है जादव गगन प्रताप,
ठीक है? यानी प्रताप राव जाधव इनका नाम है। मैं लिख देता हूँ कि जो आपके आयुष मंत्रालय हैं, ये किसके पास है? तो ये है प्रताप जाधव के पास। याद कर लीजिएगा, कई बार ये न्यूज़ में रहते हैं तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आइए इस जो ये जो आपको न्यूज़ छपा है, इसको क्वेश्चन के ज़रिए ही निपटा देते हैं। जो अवार्ड है, इसको कौन लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और धन्वंतरी, सबसे पहले तो धन्वंतरी के बारे में भी आप जान लीजिए। तो धन्वंतरी आप अगर घर में नहीं रखे हैं, तो इसका पौधा रख सकते हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करता है। लेकिन धन्वंतरी एक हिंदू गॉड का नाम है और इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, ठीक? अब इनको याद कर लीजिएगा और ये जो थे इनको आयुर्वेदा का पिताजी कहा जाता है यानी फादर ऑफ मेडिसिन है और किसके पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं? तो आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ। अगर आप धनतेरस, दिवाली के समय में देखेंगे तो धनतेरस मनाया जाता है। तो उसमें आप नई-नई चीज़ें खरीदते हैं। हालाँकि धन्वंतरी एक पौधा होता है जिसमें कि जिसको कि आप आयुर्वेदिक के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। अगर धन्वंतरी की बात करें तो ये आपको टैबलेट भी बनता है, सिरप्स भी बनता है ताकि रेस्पिरेटरी इश्यू, लिवर हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो धन्वंतरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, आयुष के बारे में भी बता दिया। अब आइए न्यूज़ को भी पढ़ते हैं। तो अब इसका पर्पस क्या है? तो एक्सीलेंस, ऑनर एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा और रिकॉग्नाइज़ करना आउटस्टैंडिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब अवार्ड जो होगा 5 कैटेगरी में दिया जाएगा हर साल। अब जो टॉप अवार्ड होगा इसमें कैश प्राइज़ 5 लाख मिलेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी का अवार्ड है उसमें 1 लाख रुपया मिलेगा जिसमें कि साइटेशन और ट्रॉफी दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आयुर्वेद में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा भाई, इनाम के चलते ही चाहे उनका इज़्ज़त और शोहरत बढ़ेगा, अगर कोई भी रिसर्च करेगा तो लोग आगे आएँगे रिसर्च करने के लिए। ये भी बिल्कुल सही है यानी ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर नया रिपोर्ट रिवील किया गया है और टॉप 10 कंट्रीज़ बताया गया है डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। आइए इंडिया की भी रैंक देखेंगे लेकिन पहले इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि जो डिजिटल नोमैडिज़्म होता है ये क्या है? तो ये एक तरह का लाइफ़स्टाइल है जहाँ पर इंडिविजुअल यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को ताकि वो वर्क कर सके, दूर-दराज एरिया में और ट्रैवल कर सके डिफरेंट कंट्रीज़ और सिटीज़ में। अब इससे होता क्या है कि इससे जो इंडिविजुअल होता है वो नया कल्चर को एक्सपीरियंस करता है, नए लोगों से मिलता है और एन्जॉय करता है फ्रीडम ऑफ वर्किंग को कहीं से भी। अब इस रिपोर्ट में जो है 24 64 कंट्रीज़ को इवैल्यूएट किया गया है 15 इंडिकेटर पे। याद कर लीजिएगा 15 इंडिकेटर में कौन-कौन से हैं? तो वीज़ा एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट स्पीड, कॉस्ट ऑफ एसेंशियल्स जैसे कि हाउसिंग, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन को। अब इस रिपोर्ट में टॉप कंट्री का नाम तो आपसे निश्चित रूप से आने वाले परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। पहला, दूसरा नीदरलैंड और तीसरा उरुग्वे। अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत टोटल 38वाँ रैंक भारत को दिया गया है 67 कंट्रीज़ में 64 कंट्रीज़ में। तो चलिए इस न्यूज़ को पढ़ लिया आपने, अब आइए देखते हैं। तो डिजिटल नोमैडिज़्म रिपोर्ट में क्या किया जाता है? वर्क रिमोटली किया जाता है, ट्रैवल किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब 15 इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। टॉप 10 कंट्रीज़ में नाम दिया हुआ है, स्पेन है। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यही आपका नोट्स होता है, यानी आपको इतने ही पढ़ना होता है। इससे ज़्यादा आप कोई भी परीक्षा दीजिए भारत में, ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए। वहीं इंडिया का रैंक 38th है ग्लोबली, जबकि इंडिया का रैंक पहला है अफोर्डेबिलिटी में, 5वाँ सिटीज़नशिप में, यानी जो इंडिकेटर है उसमें पर्टिकुलर रैंक ये सारे दिए हुए हैं। तो ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये एरिया ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। तो बस पढ़ लीजिएगा तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर आपको एक किताब का नाम याद कर लेना है अब कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद कर लीजिएगा कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। अभी हाल ही में मैंने आपको सीजेआई रिवाइज़ करवाया है, इसलिए आज रिवाइज़ नहीं करा रहा हूँ। सिंपल इस किताब का नाम याद रखना है। अब इनके बाद यानी कि अभी जो करंट में सीजेआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम आप जान सकते हैं। उनका नाम है बी आर गवई साहब हैं अभी। तो याद कर लीजिएगा, इस किताब का नाम आने वाले परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर बैलन डी अवार्ड का 69th एनुअल सेरेमनी जिसको कि प्रेज़ेंट किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। अब इसमें होता क्या है? तो जो बेस्ट फुटबॉलर होते हैं पूरी दुनिया में उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2024-25वाँ सीज़न कितने नंबरवाँ का था? 69th नंबरवा का था और किसके द्वारा प्रेज़ेंट किया गया? फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। अब विनर का नाम याद कर लीजिएगा ओस्माने डेम्बेले हैं और अगर बैलन डी अवार्ड यानी लड़की में किसको दिया गया है? तो उनका नाम है ऐताना बोनामाटी को दिया गया है। ये 2 फ़ेमस नाम हैं, अब आने वाले सभी परीक्षाओं में इन दोनों का नाम आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा।
देखिए, तो आपको 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2025 जो कि डेडिकेट करता है ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव जिसने भी लिया है, जिसको अवार्ड दिया गया है डिजिटल सर्विस डिलीवरी में, किसने कितना अच्छा काम किया है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, पीएमओ ऑफिस और एमओएस के ये सारे स्टाफ मौजूद थे और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू साहब भी थे जो कि सीएम हैं किसके, आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने कि इनॉग्रेशन फंक्शन में इसको अपना डिलीवर स्पीच करके स्टार्ट किया था। अब जो है आपको याद क्या-क्या रखना है, इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पॉइंट याद करिएगा। 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस अवार्ड किसको दिया गया है? और ये अवार्ड जो है गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। बस इतने ही एक लाइन में आपको याद कर लेना है। अब इसको क्यों दिया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसने पहला ग्राम पंचायत बन गया है पूरे देश में जिसने पूरी तरह से पेपरलेस ई-ऑफिस सिस्टम ये चला रहा है, जिसमें कि 1027 ऑनलाइन सर्विसेज़ हैं जो इंश्योर करता है 100% हाउसहोल्ड डिजिटल लिटरेसी को। इसीलिए रोहिणी ग्राम पंचायत आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा। सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? पूछा नहीं जाएगा। आपको वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। ज्यूरी अवार्ड किसको दिया गया है? पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात में है और ज्यूरी अवार्ड दिया गया है कहाँ पर? सौकाती ग्राम पंचायत उड़ीसा को दिया गया है। हर एक अवार्ड में ट्रॉफी होगा, सर्टिफिकेट होगा और फाइनेंशियल इंसेंटिव 10 लाख गोल्ड वाले को दिया जाएगा, 5 लाख सिल्वर वाले को दिया जाएगा। याद कर लीजिएगा नाम रोहिणी ग्राम पंचायत। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर पीएम कीर स्टारमर को क्या दिया गया है तो लिविंग ब्रिज ऑनर अवार्ड कब का दिया गया है 2025 का दिया गया है 2025 केवां एडिशन है तो ये आपको चौथा एडिशन है तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ब्रिज ऑनर यानी लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको दिया गया है 2025 का जो कि चौथा एडिशन था तो पीएम कीर स्टारमर अब ये पीएम कीर स्टारमर ये कहाँ के हैं तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की बात की जाए तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है अब यूनाइटेड किंगडम क्या है तो आपको यहाँ के राजा का नाम याद रखना है। उनका नाम क्या है तो चार्ल्स 3 यहाँ के अभी राजा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। अब जो आपका यूके है वो कितने राज्यों से मिलके बना है तो मैंने कई बार याद करा रखा है आपको 4 से। कौन-कौन से? तो इसमें आपको इंग्लैंड आ जाएगा, वेल्स आ जाएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाएगा और साथ ही साथ एक और आपको नाम बताना है इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये 4 राज्य से मिलकर बना है यूके। अब पाउंड स्टर्लिंग ये भी याद कर लीजिएगा कि जो पाउंड स्टर्लिंग होता है, ये क्या है? तो इनका करेंसी है। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद कर लीजिएगा। और किस लिए दिया गया है? तो यूके का जो और इंडिया का जो एफटीए हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हुआ है, उसके लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 25 सितंबर 2025 के जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।